फरवरी महीने का अंत दुनिया की हेडलाइन में युद्ध था, लेकिन असली कहानी युद्ध की नहीं थी। असली कहानी थी एनर्जी कॉरिडोर की, सप्लाई चेन की, सेमीकंडक्टर्स की, टेक्नोलॉजी की और उस जियोपॉलिटिकल रेस की जिसमें हर देश अपने फ्यूचर को सिक्योर करने में लगा हुआ है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर तनाव बढ़ता है, तेल महंगा होने लगता है, किसी देश में तुरंत, किसी देश में 1 महीने के बाद और किसी रीजन में 45 दिनों के बाद। भारत में भी इस संकट ने दस्तक दी, लगभग 2 महीने बाद। जिसकी जितनी क्षमता, वो उस फोर्स के साथ इस एनर्जी क्राइसिस का सामना कर रहा है। यूरोप भी एनर्जी इनसिक्योरिटी से डरा हुआ है, एशिया सप्लाई डिस्ट्रप्शन से घबराया हुआ है। भारत में भी पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने शुरू होते हैं और ऐसे समय में भारत के प्रधानमंत्री यूएई और यूरोप के स्ट्रेटेजिक दौरे पर निकलते हैं। सवाल उठने शुरू हो जाते हैं, क्या ये सिर्फ एक डिप्लोमेटिक टूर है? विरोधी भी सवाल पूछते हैं। विरोधी सीधे सीधे आरोप लगाते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बढ़ते तेल के दामों के सवालों से बचने के लिए विदेशी दौरे पर निकल गए हैं। खैर, विरोधियों का तो क्या ही कहना, इस बात को फिलहाल यहीं पर रोकते हैं और आगे बढ़ते हैं। दरअसल हकीकत यह है कि पीएम मोदी आने वाले 20-25 वर्षों के भारत की इकोनॉमिक सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी एक्सेस और ग्लोबल पोजीशनिंग की ग्राउंड वर्क के लिए निकले हैं। क्योंकि अगर ध्यान से देखें तो ये यात्रा केवल मीटिंग्स की यात्रा नहीं थी, ये इंडिया के फ्यूचर आर्किटेक्चर की कहानी है। नमस्कार, मैं पूनम मकोलिया और आप देख रहे हैं उत्तरांचल दीप। प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव रहा नीदरलैंड्स। आकार में छोटा लेकिन लॉजिस्टिक्स, वाटर इंजीनियरिंग, सेमीकंडक्टर्स और क्लीन टेक्नोलॉजी में अत्यंत एडवांस देश। द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार भारत और नीदरलैंड्स ने अपने संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में तब्दील किया है। इन समझौतों में सेमीकंडक्टर्स, रिन्यूएबल एनर्जी, माइग्रेशन, मोबिलिटी, वाटर मैनेजमेंट और क्रिटिकल मिनरल जैसे क्षेत्र शामिल थे। आज की दुनिया में सेमीकंडक्टर वही महत्व रखता है जो कभी 20वीं सदी में तेल रखता था। कार्स, डिफेंस सिस्टम, एआई, स्मार्टफोन, सैटेलाइट्स, लगभग हर आधुनिक तकनीक चिप्स पर आधारित है। भारत समझ चुका है कि यदि उसे लॉन्ग टर्म ग्लोबल पावर बनना है तो केवल सॉफ्टवेयर सर्विसेज पर्याप्त नहीं होगी, उसे सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग और हार्डवेयर इकोसिस्टम भी विकसित करना होगा। यही कारण है कि गुजरात के धोलेरा सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट को लेकर टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और डच कंपनी ASML के बीच सहयोग की बात विशेष महत्व रखती है। ASML उन चुनिंदा कंपनियों में शामिल है जिनकी एडवांस लिथोग्राफी टेक्नोलॉजी के बिना कटिंग एज सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग लगभग असंभव मानी जाती है। ये केवल इन्वेस्टमेंट स्टोरी नहीं है, पर स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी एक्सेस की कहानी है। भारत केवल फैक्ट्रीज नहीं चाहता, बल्कि नॉलेज इकोसिस्टम बिल्ड करना चाहता है। इसी उद्देश्य से नीदरलैंड की टॉप यूनिवर्सिटीज और भारत के IITs और IIS जैसे संस्थानों के बीच सेमीकंडक्टर रिसर्च कोलैबोरेशन की बात हुई। ये आने वाले वर्षों के लिए ब्रेन ब्रिज तैयार करने की कोशिश है। इस यात्रा का दूसरा महत्वपूर्ण आयाम क्लाइमेट रेजिलियंस था। प्रधानमंत्री मोदी ने नीदरलैंड्स के आइकॉनिक एफ्सलडिक डैम का दौरा किया। बहुत से लोगों ने इसे सिंबॉलिक विजिट की तरह देखा, लेकिन वास्तव में ये भारत के लिए एक अत्यंत रणनीतिक संदेश था। नीदरलैंड जैसे देशों की वाटर इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी भारत के लिए लग्जरी नहीं बल्कि फ्यूचर सर्वाइवल इंफ्रास्ट्रक्चर बन सकती है। भारत की विशाल आबादी, तेज अर्बनाइजेशन और लिमिटेड नेचुरल रिसोर्सेज आने वाले वर्षों में वाटर मैनेजमेंट की सबसे बड़ी स्ट्रेटेजिक चैलेंज बन सकता है। नीदरलैंड के बाद स्वीडन की यात्रा भी समान रूप से महत्वपूर्ण रही। इंडिया स्वीडन संबंधों को भी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप तक एलिवेट किया गया, लेकिन यहाँ फोकस केवल ट्रेड तक सीमित नहीं रहा। ग्रीन एनर्जी, AI, 6G, क्वांटम कंप्यूटिंग, लाइफ साइंसेज, क्लीन टेक्नोलॉजी और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग जैसे क्षेत्रों पर विशेष चर्चा हुई। आज दुनिया फॉसिल फ्यूल डिपेंडेंसी कम करना चाहती है, लेकिन क्लीन ट्रांजिशन आसान नहीं है। भारत दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। इसकी एनर्जी डिमांड लगातार बढ़ रही है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंड हो रही है, अर्बनाइजेशन यहाँ
तेज हो रहा है। ऐसे में स्वीडन जैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांस इकोनॉमी के साथ पार्टनरशिप भारत के लिए स्ट्रेटेजिक महत्व रखती है। विशेष रूप से डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ा 100% FDI ड्रिवन प्रोजेक्ट अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। लंबे समय तक भारत डिफेंस इक्विपमेंट को इंपोर्ट कर रहा है, लेकिन अब भारत बायर से मैन्युफैक्चरर बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। यदि ये रणनीति सफल होती है तो आने वाले वर्षों में भारत डिफेंस एक्सपोर्ट, हाई स्किल एम्प्लॉयमेंट और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी तीनों क्षेत्रों में लाभ उठा सकता है। स्वीडन के साथ टेक्नोलॉजी और AI कॉरिडोर की चर्चा महत्वपूर्ण रही। 6G, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग और डिजिटल इनोवेशन जैसे क्षेत्रों में कोलैबोरेशन भविष्य की टेक्नोलॉजिकल रेस में भारत की स्थिति मजबूत कर सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने बायलैटरल ट्रेड को अगले 5 वर्षों में दोगुना करने का लक्ष्य भी रखा, और ये सब कुछ उस समय हो रहा है जब ग्लोबल ट्रेड एनवायरनमेंट, टैरिफ्स, जियोपॉलिटिकल टेंशंस और सप्लाई चेन फ्रेगमेंटेशन से प्रभावित है। नॉर्वे यात्रा का फोकस भी फ्यूचर इकोनॉमी पर आधारित दिखाई देता है। नॉर्वे केवल ऑयल रिच कंट्री नहीं बल्कि ग्रीन मैरीटाइम सिस्टम, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और सस्टेनेबल टेक्नोलॉजीज में ग्लोबल लीडर माना जाता है। भारत और नॉर्वे के बीच डिजिटल पब्लिक गुड्स, ग्रीन एनर्जी, हेल्थ पार्टनरशिप, वेस्ट वाटर मैनेजमेंट और क्रिटिकल इकोनॉमी पर सहयोग की बात हुई। बात करते हैं अब इटली की यात्रा की, जो इस पूरे यूरोपियन टूर का सबसे स्ट्रेटेजिकली महत्वपूर्ण हिस्सा थे। इटली आज यूरोप की मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेंथ, डिजाइन इंजीनियरिंग, AI रिसर्च और एडवांस इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम का एक बड़ा केंद्र है। प्रधानमंत्री मोदी और इटालियन लीडरशिप के बीच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइंस कोलैबोरेशन, डिजिटल इनोवेशन, क्लीन मैन्युफैक्चरिंग और पीपल टू पीपल एक्सचेंज पर विशेष चर्चा हुई। भारत के लिए इटली केवल एक यूरोपियन मार्केट नहीं है, बल्कि हाई वैल्यू मैन्युफैक्चरिंग, लग्जरी इंजीनियरिंग, फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी, ग्रीन मोबिलिटी और MSME कोलैबोरेशन का बड़ा गेटवे बन सकता है। खासकर ऐसे समय में जब ग्लोबल सप्लाई चेन चाइना +1 स्ट्रैटेजी की ओर बढ़ रही है, इटली जैसे देशों के साथ डीपर इंडस्ट्रियल टाइज भारत को मैन्युफैक्चरिंग डाइवर्सिफिकेशन और एक्सपोर्ट ग्रोथ में मदद कर सकती है। इसके अलावा AI, रिसर्च एक्सचेंज और स्किल कोलैबोरेशन आने वाले वर्षों में भारत के इनोवेशन इकोसिस्टम को और स्ट्रेंथन करेंगे। यहाँ पर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि भारत अब इंफ्रास्ट्रक्चर को केवल रोड्स और हाईवे तक सीमित नहीं देख रहा है। फ्यूचर इकोनॉमी सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर इकोनॉमी होगी, ये अब तय है, जहाँ पर रिन्यूएबल ग्रिड्स, डिजिटल गवर्नेंस, स्मार्ट वाटर सिस्टम और रेजिलिएंट अर्बन इकोसिस्टम बहुत महत्वपूर्ण होगा। भारत यदि अगले 2 दशकों में डेवलप्ड इकोनॉमी बनने का लक्ष्य रखता है तो उसे इसी दिशा में आगे बढ़ना होगा। इस पूरी यात्रा का जियोपॉलिटिकल एंगल भी बहुत महत्वपूर्ण है। हॉर्मुज क्राइसिस ने भारत को स्पष्ट संकेत दिया है कि एक्सेसिव एनर्जी डिपेंडेंसी भविष्य में और ज्यादा हालात खराब करेगी। इसलिए UAE के साथ लोकल करेंसी सेटलमेंट्स, स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स और डाइवर्सिफाइड एनर्जी पार्टनरशिप पर जोर दिया गया। भारत ये समझ चुका है कि फ्यूचर वर्ल्ड ऑर्डर में वही देश सुरक्षित होंगे जिनकी सप्लाई चेन डाइवर्सिफाइड होगी और जिनकी इकोनॉमी रेजिलियंस और मजबूत होगी। यूरोप भी अब चाइना डिपेंडेंसी को लेकर अनकंफर्टेबल दिख रहा है। यही कारण है कि इंडिया को एक ट्रस्टेड मैन्युफैक्चरिंग और स्ट्रेटेजिक पार्टनर के रूप में अब यूरोप देख रहा है। प्रधानमंत्री मोदी लगातार स्केल, स्टेबिलिटी और स्पीड की बात करते रहे हैं। स्केल यानी विशाल मार्केट, स्टेबिलिटी यानी पॉलिसी कंटिन्यूटी और स्पीड यानी रैपिड इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन। यही फैक्टर आज इंडिया को ग्लोबल इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के रूप में मजबूत बनाते हैं। हालांकि चुनौतियां भी कम नहीं हैं। भारत को केवल टेक्नोलॉजी इंपोर्ट्स पर ही निर्भर नहीं रहना होगा, बल्कि डोमेस्टिक कैपेबिलिटीज भी विकसित करनी होगी। प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा केवल डिप्लोमेटिक सिंबोलिज्म नहीं थी, ये चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर में भारत की नई पोजीशनिंग का संकेत थी। नमस्कार।